Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of cancer chemotherapy, and from third lecture we will continue from the topic of combination chemotherapy. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. अच्छा, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इज़ यूजुअली मोर इफेक्टिव दैन सिंगल एजेंट थेरेपी. क्यों? व्हेन कंबाइनिंग कीमोथेरेपी एजेंट्स, फैक्टर्स टू कंसिडर द इंक्लूड. नंबर ए या पहली बात, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी. नंबर टू, डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन. एंड नंबर थ्री, मिनिमली ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटीज. एंड द रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इंक्लूड, और इसके रीजंस क्या हैं कि हम क्यों दे रहे हैं ये कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी. इसका पहला रीज़न तो यह है कि नंबर वन और नंबर ए, ओवरकमिंग और प्रिवेंटिंग द रेजिस्टेंस, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी एक एंटी कैंसर थेरेपी से रेजिस्टेंस भी हो तो कम दूसरी एंटी कैंसर जो होगी वो उसको किल करना शुरू कर देगी. इसके अलावा साइटोटॉक्सिसिटी टू रेस्टिंग एंड डिवाइडिंग सेल्स, ताकि सेल जिस भी स्टेज पे हो, रेस्टिंग पे हो या डिवीजन के जिस स्टेज पे हो, एम फेज पे हो, G1 पे हो, G2 पे हो, एस फेज पे हो, तमाम फेजेस पर साइटोटॉक्सिसिटी सेल किलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए. इसके अलावा बायोकेमिकल इन्हेंसमेंट ऑफ इफेक्ट, यानी ओवरऑल जो इफेक्ट को इन्हेंस करना, एंड रेस्क्यू ऑफ द नॉर्मल सेल. नाउ द डोजिंग एंड शेड्यूल. Dosing and schedule of combination regimen are important because they are designed to allow recovery of normal cells. जैसे हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि हम गैप देते हैं साइकिल्स के बाद, ये कि हमने ये जैसे ट्रीटमेंट दिया, फिर ये सेल किलिंग इफेक्ट आया, ठीक है, इसके फिर यहाँ पे जो है हमने अगली साइकिल दी. तो इस दौरान जो गैप आ रहा है, जो टाइम पीरियड आ रहा है, वो ये है कि नॉर्मल सेल रीग्रो हो जाए. नॉर्मल सेल रीग्रो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये सेल किलिंग इफेक्ट आएगा तो ये जो कीमोथेरेपी होगी ये सिर्फ कैंसर सेल को किल नहीं करेगी बल्कि बॉडी के नॉर्मल सेल को भी किल करेगी. लाइक बोन मैरो का सप्रेशन होगा, तो जिसकी वजह से बोन मैरो से जो सेल्स बनते हैं लाइक RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, वो कम होने लगेंगे. तो उनको रीग्रो होने का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ग्रोथ उनकी एब्सोल्यूट काउंट पे पहुंच जाए यानी ज़ीरो पे पहुंचने लगेगी तो फिर उससे डेथ वाकई हो सकती है. इसलिए उनको ग्रो का चांस देना होगा. तो नॉर्मल सेल को जो है वो हमें बचाना है और उसके रीग्रो होने का मौका देना है, रिकवरी ऑफ नॉर्मल सेल्स का टाइम देना है. These regimens generally are given as short courses of therapy in cycles. लिहाजा short course of therapy in cycles की फॉर्म में करते हैं और हर साइकिल के दरमियान एक सर्टेन गैप होता है. In clinical pharmacy, acronyms often are used to designate chemotherapy regimen. For example, CMF. CMF एक्रोनिम जो है वो यूज़ होगी. अब एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि CMF का क्या मतलब है. CMF रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, एक ये कैंसर थेरेपी एंटी कैंसर ड्रग हो गई. M स्टैंड्स फॉर मिथोट्रिक्सेट एंड F स्टैंड्स फॉर फ्लोरोयूरेसिल और 5-फ्लोरोयूरेसिल. ये 3 डिफरेंट एंटी कैंसर का कॉम्बिनेशन पेशेंट को दिया जा रहा है, यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इसी तरीके से कोई दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इसी तरह से अपनी इस फॉर्म में एक्रोनिम फॉर्म में यूज़ होते हैं. तो ये एक्रोनिम्स आपको बीइंग ए फार्मासिस्ट पता होनी चाहिए. अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर हम बात करें, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एजेंट एंड द डिजीज स्टेट. Although intravenous administration is most commonly employed, oral administration of chemotherapy is becoming increasingly more common. Right? तो वैसे तो ये डिपेंड करता है रूट कि किस डिजीज़ की नौइयत क्या है और किस बॉडी की साइट पर है, पर ज़्यादातर IV एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होती है और इसके अलावा उसके बाद फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी अब बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली कॉमन होती जा रही है. अदर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक इंक्लूड ओरल, subcutaneous, intrathecal means के in between the spinal column, intra-arterial, intraperitoneal, intravesical, and continuous IV infusion, bolus IV infusion and hepatic artery infusion. तो ये दूसरे मेथड भी, दूसरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज़ किए जाते हैं. Drugs that may be given intrathecally include methotrexate, cytarabine and hydrocortisone. वो ड्रग्स जो इंट्राथीकली दी जाती हैं उनमें मिथोट्रिक्सेट है, साइटारेबिन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है.
and the drugs should not be administered by the intrathecal route without specific information supporting intrathecal administration. कोई भी ड्रग जो हो वो इंट्राथीकल जो है वो अपनी मर्जी से नहीं एडमिनिस्टर कर सकते अनलेस उसके बारे में प्रॉपर जो एविडेंसेस और सपोर्टिव मटेरियल मौजूद हो, एविडेंसेस मौजूद हो कि इसको दिया जा सकता है. क्यों? क्योंकि जब ऐसा दिया गया था, लाइक फॉर एग्जांपल इन एडवर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विनका एल्कोलाइड, फॉर एग्जांपल विनक्रिस्टीन दी गई बाय द इंट्राथीकल रूट, रिजल्ट इन असेंडिंग पैरालिसिस एंड डेथ, और जिससे पैरालिसिस बॉडी में बढ़ता चला गया और फिर डेथ पेशेंट की वाक़ हो गई. तो इस वजह से सिर्फ वही ड्रग दी जाएंगी इंट्राथीकली जिनका प्रॉपर डेटा और लिटरेचर मौजूद है, जिसकी बाकायदा रिकमेंडेशन मौजूद है और क्लिनिकल स्टडीज़ मौजूद हैं. US Food and Drug Administration requires that a specific wording altering the provider to this error must be included on in the packaging of each dose of vincristine. लिहाजा FDA ने इसको कहा कि ये एक स्पेसिफिक वर्डिंग एक अलर्टिंग वर्डिंग जो है उसमें मौजूद होनी चाहिए, जो ये उसको बताए कि जो है वो अलर्ट क्रिएट करे कि ये इंट्राथीकल नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे पैरालिसिस और डेथ हो सकती है. They also recommend that safety measures are employed in the preparation of and delivery of the विनका एल्कोलाइड्स, और इसके अलावा जो भी सेफ्टी मेजर्स उसके लीफलेट में लिखे हुए हैं और जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है विनका एल्कोलाइड के साथ, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. Products with different formulations including liposomal or pegylated agents, for example liposomal doxorubicin or pegfilgrastim यानी pegylated filgrastim are being used to decrease frequency of administration and or to reduce the toxicities. तो ऐसी फॉर्मुलेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, लाइपोसोमल एंड पेगिलेटेड. लाइपोसोमल में डॉक्सोरिबोसिन विच इज़ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, फिल्ग्रास्टिम जो कि दी जाती है उन पेशेंट्स को जिनका बोन मैरो सप्रेशन हो रहा हो बहुत ज़्यादा और हम चाहते हैं कि ब्लड सेल्स उनके रीग्रो करें, तो फिर हम उनको ये फिल्ग्रास्टिम देते हैं. और पेगिलेटेड फिल्ग्रास्टिम कम डोज में ज़्यादा अरसे तक इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है लाइपोसोमल की और पेगिलेटेड की, तो इस वजह से इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है और टॉक्सिसिटीज़ भी इनकी कम हो जाती है. नाउ रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी. रिस्पॉन्स जो होगा हम उसको किन किन डिफरेंट मेथड से या क्या क्या तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी इज डिफाइंड इन सेवरल वेज एंड डज नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद पेशेंट सर्वाइवल. क्यों? क्योंकि जैसे नंबर 1 क्या है, कंप्लीट रिस्पॉन्स, जिसको हम रिमिशन भी कहते हैं. कंप्लीट रिस्पॉन्स और CR इंडिकेट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल क्लिनिकल ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक डिजीज. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रिमिशन क्या होगा कि हम इसको रिलैप्स का सिनोनिम नहीं करार देते, रिलैप्स कह रहा हूँ, इसको क्योर का सिनोनिम नहीं करार देते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जिनको कंप्लीट रिस्पॉन्स आ जाता है यानी रिमिशन में वो चले जाते हैं और डिसअपियरेंस हो जाती है ऑल क्लिनिकल ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक डिजीज़, यानी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से भी पता चलता है कि डिजीज़ नहीं है, ग्रॉस एनालिसिस से भी, और क्लिनिकली भी पता चलता है कि उस पेशेंट को डिजीज़ नहीं है. तमाम टेस्ट एंड एविडेंसेस आर शोइंग दैट देयर इज़ नो मोर कैंसर एग्जिस्ट इन द बॉडी. दैट इज़ वाई इन दिस सिचुएशन वी यूज़ द वर्ड कंप्लीट रिस्पॉन्स और रिमिशन. हाँ, क्योर का वर्ड यूज़ क्यों नहीं करते, बिकॉज इट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन मैनी केसेस and literature is available that complete response or remission occur but the patient may have relapse after several months to several years, यानी कुछ महीने से कुछ साल के बाद उस पेशेंट को उस कैंसर का रिलैप्स हो गया. अच्छा, PR यानी partial response indicate a greater than 50% reduction in tumor size lasting a reasonable period. Some evidence of disease remains after the therapy. इसी वजह से इसको partial response कहा जाता है. Response rate क्या है? is defined as CR plus PR, यानी complete response plus partial response. इसके को अगर आप sum up कर लेंगे तो इसको response rate यानी RR कहा जाएगा. SD stands for stable disease. Indicate tumor that neither grow nor shrinks significantly, less than 25% change in size.
तो उसको हम कहेंगे डिजीज़ जो है वो स्टेबल है, ट्यूमर ना ग्रो कर रहा है ना श्रिंक कर रहा है। पीडी और प्रोग्रेसिव डिजीज़, या हम इसको और क्या कहेंगे, नो रिस्पॉन्स आफ्टर द कीमोथेरेपी इज डिफाइंड बाय ए ग्रेटर देन 25% इंक्रीज इन ट्यूमर साइज और द अपीयरेंस ऑफ न्यू लीजन्स, यानी न्यू कैंसर सेल्स डेवलप होने शुरू हो गए, इन्वेजन और बढ़ गई साथ वाले टिश्यूज़ में, और वो कैंसर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो फिर हम उसको कहते हैं डिजीज़ इज़ प्रोग्रेसिव, और कीमोथेरेपी जो है वो अब फेल हो चुकी है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द ट्यूमर सेल हेट्रोजेनाइटी, हेट्रोजेनाइटी यानी डिफरेंट टाइप के सेल्स। लार्ज ट्यूमर्स हैव कंप्लीटेड मल्टीपल सेल डिवीजन एंड रिजल्टिंग इन सेवरल म्यूटेशंस एंड जेनेटिकली डाइवर्स सेल्स। तो मुख्तलिफ कंप्लीटेड मल्टीपल सेल डिवीजन है और सेवरल टाइप के डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस है और जेनेटिकली डाइवर्स टाइप के हैं। तो कोई एक जो होगी वो एंटी कैंसर ड्रग जो होगी वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेगी, इसी वजह से हमें कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस। ये क्या है, द गोल्डी-कॉल्डमैन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट genetic changes are associated with drug resistance and the probability of resistance increases as the tumor size increases। ये एक हाइपोथेसिस दिया गया है, गोल्डी-कॉल्डमैन हाइपोथेसिस। वो ये कहता है कि जेनेटिक चेंजेस की वजह से ड्रग से, एंटी कैंसर ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और जितना ट्यूमर साइज ज़्यादा होगा उतने ही रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ज़्यादा होंगे। ये हाइपोथेसिस और क्या कहता है, द हाइपोथेसिस अज्यूम्स दैट at the time of diagnosis most tumor possesses resistance clones। ठीक है नहीं, जब डायग्नोसिस होता है उसी वक्त बहुत सारे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस की क्लोन यानी डीएनए मौजूद होता है। ए वेल स्टडीड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व्स द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एमडीआर जीन। उसमें जिस जीन को जो है बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है उसको वो एमडीआर जीन यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन को पर रिसर्च की गई है। विच कोड्स फॉर मेम्ब्रेन बाउंड पी ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि जो सेल मेम्ब्रेन पर, हर सेल की सरफेस पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें एक पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, तो उसको वो ये कंट्रोल करता है एमडीआर जीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन सर्व एज ए चैनल थ्रू विच सेल्यूलर टॉक्सिन्स दैट इज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट मे बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सेल्स। तो वो ये बता रहे हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन। पी ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये देखिए, नॉर्मली भी पी ग्लाइकोप्रोटीन चैनल या पी ग्लाइकोप्रोटीन सेल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होते हैं। बॉडी के डिफरेंट सेल्स के जो मेम्ब्रेन है उस पर ये मौजूद होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये एक तरह से चौकीदारी का काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि इनको हम पी ग्लाइकोप्रोटीन या पीजीपी इफ्लक्स पंप भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ होती है इनफ्लक्स और एक चीज़ होती है ईफ्लक्स। इनफ्लक्स होता है यानी कोई चीज़ को अंदर ले जाना, ईफ्लक्स बाहर निकालना। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स पंप या पी ग्लाइकोप्रोटीन चैनल क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये सेल के लिए हार्मफुल है, तो वो जब सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन उसको कैच कर लेते हैं और उसको वापस सेल से बाहर निकाल देते हैं और उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर जाने नहीं देते। इस वजह से इसको इफ्लक्स कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि सेल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको जो है ये पी ग्लाइकोप्रोटीन सेल से बाहर निकाल देता है ताकि वो सेल के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर वो सेल के अंदर चले गए तो वो सेल को नुकसान पहुंचा देंगे और सेल को किल भी कर सकते हैं। अब ये जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये भी तो सेल के लिए टॉक्सिन है क्योंकि ये सेल्स को किल करती हैं। तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन इनको भी सेल के अंदर जाने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एंटी कैंसर सेल जो एंटी कैंसर ड्रग जो होती हैं वो सेल के अंदर नहीं जा पाती, और जब वो नहीं जा पाती तो फिर वो एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब देखा ये गया है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक नॉर्मल तादाद होती है सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन कैंसर सेल में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एंटी कैंसर ड्रग जो होती है वो सब सेल के अंदर नहीं जाती, तो सेल किलिंग इफेक्ट नहीं आता, और हम उसको ये कहते हैं कि उस एंटी कैंसर से
ड्रग से, उस एंटी कैंसर ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो ये जो है बेसिकली रीज़न है इसका और फिनोमेना है ड्रग के रेजिस्टेंस का। इसके अलावा डोज इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक डोज डिलीवर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, कि खास पीरियड के दौरान कितनी स्पेसिफिक डोज डिलीवर की गई। ओकेजनली द फुल डोज कैन नॉट बी गिवन और साइकिल इज डिलेड ओइंग टू कॉम्प्लिकेशन और टॉक्सिसिटीज। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हर इंडिविजुअल पेशेंट की अपनी डोज होगी, कोई फिक्स एक डोज नहीं होती कि इस कैंसर में इतनी डोज ही फिक्स हर पेशेंट को लगेगी। उसकी फिक्स डोज इसलिए नहीं होती कि हर इंडिविजुअल पेशेंट की एंटी कैंसर ड्रग की जो टॉलरेंस होती है, यानी बर्दाश्त की जो सलाहियत होती है, वो अलग अलग होती है। कोई पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा हाई डोज, यानी आप बहुत ज़्यादा डोज दे रहे होंगे और वो उसको बहुत आसानी से टॉलरेट कर रहा होगा और उसकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन या टॉक्सिसिटीज़ डेवलप नहीं हो रही होंगी, तो फिर हम उसको हाई डोज पे ही रखते हैं। और फ़ायदा उसका ये होता है कि उससे सेल की जो किलिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है, यानी कैंसर सेल पे किलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन वो पेशेंट्स जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते इतनी हाई डोज को, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, टॉक्सिसिटीज़ आने लगती हैं और वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो फिर उनकी डोज कम करनी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा जो उनका साइकिल जो होता है कि अगर 1 महीने के बाद अगली साइकिल उनको लगनी है तो वो भी डिले करनी पड़ जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब आप डोज कम देते हैं तो सेल किलिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है। सब ऑप्टिमल डोजेज हैव रिजल्टेड इन रिड्यूस रिस्पॉन्स रेट एंड सर्वाइवल। वही वाली बात है कि जब आप डोज कम करते चले जाते हैं कॉम्प्लिकेशन और टॉक्सिसिटीज़ की वजह से, तो फिर उससे रिस्पॉन्स रेट भी कम हो जाता है और पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड में सुनने को मिलेगी, दैट इज़ डोज डेंसिटी, कि इसकी डोज डेंसिटी इस एंटी कैंसर की इस पेशेंट में क्या है। Dose density involves shortening the usual interval between doses to maximize the drug effect on the tumor growth kinetics. मीन्स के साइकिल जो होगा वो उसका जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया जाए, आप जल्दी जो है वो डोज देना शुरू कर दें ताकि मैक्सिमाइज करें द ड्रग इफेक्ट और ट्यूमर ग्रोथ काइनेटिक्स को रिड्यूस किया जाए। अच्छा, इन तमाम फैक्टर्स के अलावा जो पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर है, पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर सच एज पुअर फंक्शनल स्टेटस, impaired organ function or concomitant disease may compromise how a chemotherapy regimen is given and affect how the patient responds to the treatment. यानी घूम फिर के फिर वही वाली बात आ गई कि कुछ पेशेंट जो होंगे उनका फंक्शनल स्टेटस अच्छा होगा तो उनको हाई डोज आप दे सकते हैं, उनके ऑर्गन फंक्शन भी ठीक होंगे यानी लिवर, किडनी वगैरह, और कोई कंकमिटेंट डिजीज़ नहीं होगी तो उनमें कीमोथेरेपी आप हाई डोज में देंगे तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा ट्रीटमेंट का। लेकिन जिनका फंक्शनल स्टेटस पुअर है, ऑर्गन भी जो है वो यानी किडनी, लिवर हो गया सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है पहले से, कोई और कंकमिटेंट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, बाईपास हुआ है, डायबिटीज़ है या पहले से किडनी डिजीज़ है, तो फिर उनकी कीमोथेरेप्यूटिक डोज भी कम बनेगी और फिर उनका रिस्पॉन्स रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर भी यहाँ पर काउंट करते हैं। अच्छा, ये तो हमने जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कैंसर वार्ड में यूज़ होती हैं वो हमने ओवरव्यू कर ली। उसके बाद हम आती हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स एंड देयर टॉक्सिसिटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 50.1। टेबल 50.1 पर आते हैं, ये है। तो इसमें हम एक नज़र देख लेते हैं कि क्या है ड्रग्स और क्या क्या उनकी कीमोथेरेपी हैं और क्या मेन टॉक्सिसिटीज़ हैं। कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रग्स। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसमें आपके पास ये है एल्ट्रिटामिन, ब्यूसल्फान, कार्मेस्टीन, क्लोरम्ब्यूसिल, कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब इनमें क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, माइलोसप्रेशन, पैरेस्थीसिया, सीएनएस टॉक्सिसिटी, माइलोसप्रेशन, डिलेड माइलोसप्रेशन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, माइलोसप्रेशन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, माइलोसप्रेशन यानी बोन मैरो डिप्रेशन, जिसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट कम होगी। अब ये देखें यहाँ पे ये बहुत सारी ड्रग इसी अल्काइलेटिंग एजेंट की क्लास में चल रही है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स
विच वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स। इसके बाद आइए आपके पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें ब्लियोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, डायनोरिबिसिन, डॉक्सोरिबिसिन, एपिरिबिसिन, आइडोरिबिसिन, मिटोमाइसिन सी, मिटोक्सेंट्रॉन एंड वैल्यूरिबिसिन। और ये भी इनमें भी देखें मेनली माइलोसप्रेशन एंड नोजिया वोमिटिंग सबसे ज़्यादा इस एडवर्स इफेक्ट इनमें भी शामिल हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके पास ये हैं एजासाइटिडीन, कैपिसाइटिबिन, क्लेड्रोबिन और क्लोफेरेडिबिन, साइटेरिबिन। इसमें भी माइलोसप्रेशन, डायरिया, हैंड फुट सिंड्रोम यानी नर्वस जो न्यूरॉन्स जो होंगे वो डैमेज होंगे, माइलोसप्रेशन, टेकिकार्डिया, माइलोसप्रेशन। नेक्स्ट पेज पर आएँ अगर तो यही चल रही हैं एंटी मेटाबोलाइट जैसे टेबीन, माइलोसप्रेशन, टॉक्सिसिटीज़ वगैरह ये आप देखें, ठीक है। इसमें मीथोट्रेक्सेट भी आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है माइटोटिक इनहिबिटर यानी फेज स्पेसिफिक एजेंट, यानी जो सिर्फ अगर सेल माइटोसिस पे होगा तो उसको किल करेंगे, जैसे डॉसीटैक्सिल, ठीक है। इसके अलावा एक्सेबीपेलोन, पैक्लिटैक्सिल, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, माइनोरिल्बिन। माइलोसप्रेशन ज़्यादातर देखें माइलोसप्रेशन है। उसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर, एटोपिसाइड, आयरनिटिकान, ठीक है, टेनिपोसाइड और टोपोटिकैन, माइलोसप्रेशन मेन यही है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स हैं एस्पेराजिनेज एंड पेगिलेटेड एस्पेराजिनेज। पेगिलेटेड होने से इसके एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी डोज़ अगर आप जल्दी दे रहे हैं तो फिर देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पेग एस्पेराजिनेज जो होगी या एस्पेराजिनेज जो होगी वो उससे हाफ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि सेल के लिए की ग्रोथ में जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी टायरोसिन काइनेज एंजाइम। तो इसको इनहिबिट करना, इसमें आपके पास हैं डेसर्टिनेब, एल्लोटिनेब, इमेटिनेब, ठीक है। और ये प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, माइलोसप्रेशन, एक्निफॉर्म रैश, माइलोसप्रेशन, डायरिया, हैंड फुट सिंड्रोम, फटीग, ठीक है। एम्टोर काइनेज इनहिबिटर, ठीक है, टैमसैरोलिमस। उसके बाद फिर और आइए तो आपके पास हिस्टोन डीएसिटाइलेटेड इनहिबिटर, वॉरिनेस्टैट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया, डायरिया, यानी वही माइलोसप्रेशन करेगी। इसके अलावा फिर आपके पास मिससेलेनियस एजेंट्स है, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड और बेक्सारोटीन, और ये विटामिन ए डेरिवेटिव है। आइसोट्रेटिनोइन, ये भी विटामिन ए डेरिवेटिव है। ट्रेटिनोइन, ये भी विटामिन ए डेरिवेटिव है। इसके अलावा लिनालिडोमाइड एंड थैलिडोमाइड ये यूज़ होती हैं। हार्मोनल एजेंट्स कुछ यूज़ होते हैं कैंसर में, जिसमें एड्रीनोकॉर्टिकोसाइड, डेक्सामीथासोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, ईस्ट्रोजन हैं, प्रोजेस्टेंस हैं, एंटी ईस्ट्रोजेंस हैं लाइक टैमोक्सिफेन, और ईस्ट्रोजन एगोनिस्ट हैं, रिलॉक्सीफेन है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, अमाइनोग्लूटाथामाइड, एनेस्ट्रेजोल। इसके अलावा लेट्रोजोल, एंड्रोजेंस हैं, टेस्टोस्टेरोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एंटी एंड्रोजेंस हैं, बाईकैल्यूटिमाइड, फ्लूटामाइड, नाइलिटामाइड। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन एनालॉग्स हैं। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट हैं, ये हैं। तो ये इस टेबल में हमें वो तमाम जो है ड्रग्स और उनकी मेन टॉक्सिसिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि कम से कम आपको मेन जो है, सारी टॉक्सिसिटीज़ तो याद नहीं रह सकती, लेकिन कम से कम मेन जो है वो याद रखी जा सकती है। नाउ अब हमने इस टेबल को तो देख लिया है, अब हम आते हैं इनकी जो डिफरेंट मेन क्लासेस हैं उनको बारे में, जो टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं और उनके मैकेनिज्म्स भी देख लेते हैं। Alkylating agents. Alkylating agents were the first group or the first class of the antineoplastic agent. The prototype of this class is मैक्लोरिथामाइन और नाइट्रोजन मस्टर्ड, यानी इसमें जो बेसिक रिंग है यानी बेसिक जो टाइप होती है इसकी वो मैक्लोरिथामाइन या नाइट्रोजन मस्टर्ड की कहलाती है, विच वॉज रिसर्च एज ए केमिकल वॉरफेयर एजेंट, जो कि शुरू में नाइट्रोजन गैस के तौर पर, इसने नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस के तौर पर जो है वो रिसर्च में यूज़ किया गया था और केमिकल वॉरफेयर एजेंट के तौर पर उसको प्रिपेयर किया गया था। आपने सुना होगा मस्टर्ड बम या नाइट्रोजन मस्टर्ड बम, ये किल करते हैं पेशेंट
पेशेंट्स को, और जो है वो उनको आर्मी को किल करने के लिए इसके बॉम्ब बनाए जाते रहे हैं। लेकिन आजकल इस पर पाबंदी लग गई है कि केमिकल जो है वो वेपन्स बनाना मना है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स कॉज क्रॉस लिंकिंग एंड एबनॉर्मल बेस पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स विच इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये क्या करेंगे कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है जब वो आपस में मिल रहे होंगे, अमाइनो एसिड जब आपस में मिल रहे होंगे तो उसमें बीच में अल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे जाके ऐड हो जाएंगे और डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही थी उसको स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी तो कैंसर सेल की ग्रोथ भी खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। इसी वजह से इनको कहा जाता है अल्काइलेटिंग एजेंट एंड द मैकेनिज्म इज नोन एज अल्काइलेशन। These are phase non-specific agent। तो ये phase non-specific agent है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। मोस्ट ऑफ द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। आपने देखा होगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक भी इसी जीनस से बनाई जाती है। दीज एजेंट्स में एक्ट बाय आइदर अल्काइलेशन और बाय इंटरकालेशन। तो ये भी या तो अल्काइलेशन के जरिए डीएनए की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या इंटरकालेशन के जरिए। व्हाट इज इंटरकालेशन? इंटरकालेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द ड्रग्स स्लाइड बिटवीन डीएनए बेस पेयर एंड इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। यानी डीएनए के बेस पेयर के दरमियान आ जाती है जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जो यानी बेस पेयर्स होते हैं ना, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे पास, अच्छा उसमें जो होते हैं जैसा कि वो आपने एडिनिन, ग्वावानिन ये सुने होंगे, पायरामिडीन, प्यूरिन बेसिस, पायरामिडीन बेसिस, उनके दरमियान आ जाती है ताकि वो आपस में ज्वाइन ना हो। जब वो ज्वाइन नहीं होंगे तो फिर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। जब डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर सेल की ग्रोथ भी नहीं होगी। दीज आर फेज नॉन स्पेसिफिक एजेंट। ये भी फेज नॉन स्पेसिफिक एजेंट है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट एजेंट एंटी मेटाबोलाइट्स। ये क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ नेचुरली अकरिंग सबस्ट्रेट्स फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी ये ऐसे इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है इन ड्रग्स का कि ये जो बॉडी में केमिकल होते हैं उनसे मिलता जुलता होता है, उनके एनालॉग होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि दे इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस बाय एक्टिंग एज ए फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वो जो डीएनए के सिंथेसिस में जो नेचुरल बॉडी में केमिकल होता है, बायोकेमिकल, वो उसमें डीएनए में अटैच होने के बजाय वो गलती से ये इसका स्ट्रक्चरल एनालॉग जो कि उससे सिमिलर होता है बॉडी के बायोकेमिकल से, वो जाके बीच में अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड की फर्दर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है और वही आरएनए बनना बंद हो जाता है और फिर वो डीएनए भी नहीं बनता और इस तरीके से सेल की ग्रोथ को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है वो बेसिकली ये एजेंट्स करते हैं। दीज आर एस फेज स्पेसिफिक एजेंट्स। यानी ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये एस फेज जो कि सेल साइकिल का एस फेज होता है उस पर ही एक्ट करते हैं। यूनिक फीचर्स इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स आर एज फॉलोअर्स। और जो इनकी यूनिक फीचर हैं वो क्या है एंटी मेटाबोलाइट के? फर्स्ट इज द ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू। Leucovorin rescue must be given following with high dose of methotrexate administration to rescue normal healthy cells from the cytotoxicity of methotrexate। यानी ल्यूकोवोरिन जो है वो लाजमी तौर पर methotrexate के साथ देना चाहिए। क्यों? ल्यूकोवोरिन सर्व एज ए रिड्यूस्ड फोलेट और फोलेनिक एसिड। ये ल्यूकोवोरिन क्या है? फोलेनिक एसिड है। दैट एंटर्स द फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे डाउन स्ट्रीम of the site of effect of methotrexate. Timing and dosing of leucovorin is critical to ensure the maximum benefit with the least risk of reversing the cytotoxic effect of methotrexate। यानी इसके टाइमिंग देखने पड़ेंगे, सेम टाइम पे नहीं देंगे। methotrexate और leucovorin के टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा और इसमें हमें हमारा मकसद ये है कि methotrexate क्योंकि तमाम सेल्स को किल करेगा तो हमें नॉर्मल सेल्स को बचाना है, तो उस नॉर्मल सेल को बचाने के लिए ल्यूकोवोरिन साथ दिया जाएगा जो कि फोलिक एसिड डेरिवेटिव है और फोलेनिक एसिड कहलाता है, क्योंकि methotrexate इज़ एंटीफोलेट जो फोलिक एसिड को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से सेल किलिंग इफेक्ट आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ थायोप्योरिन मिथाइल ट्रांसफेरेज TPMT, इससे क्या होगा? मे प्रोड्यूस एक्सेसिव टॉक्सिसिटी इन पेशेंट रिसीविंग मर्कैप्टोप्यूरिन।
यानी वही प्योरीन बेस की जगह मरकैप्टोप्यूरिन अटैच हो जाएगा। डोज रिडक्शन में भी नेसेसरी इन सम पेशेंट, यानी जिनमें एक्सेस टॉक्सिसिटी हो रही है उनमें फिर डोज रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। माइटोटिक इनहिबिटर्स। The Vinca alkaloids arrest cell division by preventing microtubule formation. The taxanes promote microtubule assembly and stabilization and thus prohibiting cell division. And these are M phase specific agents. तो ये माइटोटिक इनहिबिटर्स की एग्जाम्पल्स हो गई, और वो कैसे करेंगे वो हो गया कि दे स्टेबलाइज द असेंबली, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली जो कि प्रोसेस में होती है सेल डिवीजन के। Topoisomerase inhibitors. Topoisomerase inhibitors inhibit the enzyme topoisomerase 1 and topoisomerase 2. The topoisomerase are necessary for DNA replication and RNA transcription. ठीक है, दोनों प्रोसेस के लिए ये एंजाइम, यानी टोपोआइसोमरेज 1 जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और टोपोआइसोमरेज 2 ज़रूरी है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। लेकिन जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और फिर सेल की ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी। These are G2 phase specific agents. फिर आइए आपके पास हैं एंजाइम्स। एस्पेरेजिनेस is an enzyme that cause the degradation of amino acid asparagine to aspartic acid and ammonia. ठीक है, तो ये क्या करता है कि एंजाइम ये क्या करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ एस्पेराजीन टू एस्पार्टिक एसिड एंड अमोनिया। इससे क्या होगा, अनलाइक नॉर्मल सेल, ट्यूमर सेल लैक द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एस्पेराजीन एंड दिस इज G1 फेज स्पेसिफिक एजेंट एंड एस्पेराजीन इज वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल। जब एस्पेराजीन लैक होने लगेगा सेल में तो फिर उसकी वजह से उस सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और ये एजेंट जो एंजाइम जो हैं ये G1 फेज स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं। फिर आइए आपके पास जो है कौन से हैं, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें, दीज एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज टारगेटेड एजेंट्स बिकॉज दे अफेक्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स टू इंड्यूस कैंसर सेल डेथ। तो ये ज़रा स्पेसिफिक होते हैं, यानी पर्टिकुलर सेल की जो है वो डेथ के लिए इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इमिटिनिब, dasatinib and nilotinib are selective tyrosine kinase inhibitor that cause apoptosis or arrest of growth in cell expressing the BCR-ABL oncoprotein. यानी सिर्फ उन सेल्स की ग्रोथ को ये अरेस्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं जिनमें BCR-ABL oncoprotein मौजूद हो। BCR-ABL इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहा जाता है, which is present in virtually all patients with chronic myelogenous leukemia। और ये कौन से पेशेंट्स होंगे, यानी ये ड्रग्स किन को दी जाएगी, जिन पेशेंट्स को chronic myelogenous या chronic myeloid leukemia है। इसके अलावा इर्लोटिनिब is a selective inhibitor of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, यानी वहाँ पे जहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ है, यानी बेसिकली स्किन कैंसर हो गया। Epidermal growth factor receptor is a cell surface receptor that is overexpressed in some certain solid tumors। ठीक है, कुछ में ये ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे कैंसर ग्रोथ शुरू हो जाती है। द बाइंडिंग ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टू इट्स लाइगेंड एक्टिवेट टायरोसिन काइनेज विच देन स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर। तो ये जो है इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जब एक्टिव होगा तो ये टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होगा तो सेल की डिवीजन शुरू हो जाएगी। तो ये इर्लोटिनिब क्या कर रही है, इर्लोटिनिब ब्लॉक्स द टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग कैस्केड एंड इनहिबिट द कैंसर सेल ग्रोथ। तो इस तरीके से ये कैंसर सेल की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इसके बाद आइए आपके पास हैं वेरियस मिससेलेनियस एजेंट्स हैव ए क्रिटिकल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैंसर। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक जो होगा अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।